नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। स्टेशन मास्टर की कार्य प्रणाली के बारे में बोलना चाहूंगी। सर, हम सुचारू रूप से ट्रेन संचालन के लिए नियंत्रकों के साथ समन्वय रखते हैं। एब्सोल्यूट ब्लॉक पद्धति में एक समय पर एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही गाड़ी हो तथा सेक्शन क्लियर होने से पहले अगली गाड़ी को लाइन क्लियर न दिया जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। लॉक एंड ब्लॉक मैकेनिज्म का कड़ाई से पालन करते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में यदि कोई अनसिग्नलिंग मूवमेंट हो तो उस सेक्शन को एब्सोल्यूट सेक्शन की तरह संचालन। आदरणीय जीओ साहब, मिस्टर रवि सिंह, जोनल मैनेजर जो नासिक से पधारे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एरियाज, यूनियंस के डिविजनल सेक्रेटरी, मेरे सारे स्टाफ एंड ऑल माय ऑफिशियल टीम। आज हमारे लिए एक बहुत विशेष अवसर है, इसलिए भी क्योंकि माननीय महाप्रबंधक जी यहाँ पधारे और इसी के साथ साथ हम एक स्कीम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं। आपने सुना हर एक डिविजन में किसी ना किसी बैंक के साथ टाइप किया हुआ है। हम लास्ट 9 मंथ से कॉन्वर्सेशन में है मिस्टर प्रवीण सिंह के साथ कि हम उन सारी स्कीम्स को कितना बेहतर कर सकते हैं। हमारी 2 एम्फेसिस थी, क्योंकि हमारे पास इंजर्ड ऑन ड्यूटी का स्टाफ सबसे ज्यादा होता है, और दूसरा हमारा ये संकल्प कि हमको अपनी महिला वर्ग को और फीमेल जितने भी हमारे वार्ड्स हैं उनको आगे बढ़ाने का हम क्या कर सकते हैं। 3 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कवर है, जिसमें आपको कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है। बाकी जितने भी डिविजन्स ने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी है उनका कोई एक मिनिमम लिमिट है, तब ग्रुप इंश्योरेंस वर्क करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब अदर बैंक्स हैव कम फॉरवर्ड, they had schemes which required a minimum number of bank accounts to be opened before which the scheme can become effective. And this is how it is working. गणेश सर, हम लोग सेंट्रल रेलवे के 2nd नंबर पर हैं with 70,396 people only as a part of the divisional team. और ये 17,396 लोग ज्यादा करके विदर्भ रीजन के हैं और बैंक ऑफ महाराष्ट्र विदर्भ के साथ को एग्जिस्ट करता है। हमारी चॉइस बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसीलिए थी क्योंकि ना सागर डिवीजन कहीं जा सकता है और ना बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहीं जा सकता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो आज हम MOU साइन करने वाले, ये मेरे स्टाफ को बहुत ज्यादा बेहतर बेनिफिट्स देगा, आपकी फैमिलीज को बेनिफिट्स देगा। बाकी कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, 100 के ऊपर ऑलरेडी बैंक अकाउंट खुल चुके। इसमें सीनियर DPO साहब का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप सब आए और इसमें आज शामिल हो और स्कीम के जितने भी लाभ है जिसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है उसको आप पूरी तरह एंजॉय करें। सर, हम लोग ने इस स्कीम में जो सबसे एक और बेहतर फीचर ऐड किया है वो कि जितने रेलवे एम्प्लॉइज के वार्ड्स हैं जिनको 85% एंड अबव मिलेगा 10th स्टैंडर्ड में और 12th स्टैंडर्ड में, और जो भी नीट या IT क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को अलग से लैपटॉप की सुविधा बैंक ऑफ महाराष्ट्र करेगी। जैसा कि आपने देखा कि गर्ल चाइल्ड के लिए हम लोगों ने स्पेशल एम्फेसिस दिया है और इस स्कीम में आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि ये सारी योजनाएं जो सारे बैंक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा डिफरेंट करती है महाराष्ट्र के लिए, बिकॉज बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज डिफरेंट। इसी के साथ साथ आज सर हम लोग इनॉग्रेट कर रहे हैं एक मॉड्यूल, ये वैकल्पिक नियुक्ति का है।
मेडिकल डीकैटेगराइजेशन का जो बिफोर 6 years ऑफ सर्विस लोग डीकैटेगराइज हो जा रहे थे सर, आपके मार्गदर्शन में, क्योंकि आपने मीटिंग्स में इसको इतना रेज किया सर, इसकी अवेयरनेस डिवीजन में आई सर, और हमने रियलाइज किया कि हमारे बहुत सारे कर्मचारी इससे बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए सर हमने इसको डिजिटाइज किया। अब ये सिर्फ फाइल कंप्यूटराइज रहेगी और ई ऑफिस में मूव करेगी बिटवीन मेडिकल डीकैटेगराइजेशन फ्रॉम वाइकला हॉस्पिटल टू भुसावल डिविजनल हॉस्पिटल टू सीनियर डीपी ऑफिस एंड टू द अदर ब्रांच ऑफिसर्स हु विल सर्टिफाई that this person needs to be is decategorized and needs to be posted here. This is not only for people who've done less than 6 years of service, it's even for all my employees who are suffering on account of medical decategorization. I have understood the problem and we together have tried to solve it. Hopefully in future we will be able to do better. सेफ्टी सेमिनार सर आपके मार्गदर्शन में हम लोग रेलवे बोर्ड की पूरी तरह से जी जान लगा के नाइट इंस्पेक्शन, फुट प्लेट इंस्पेक्शन, सारी हमारे डिविजनल टीम पूरी इसी में लगी हुई है सर। और आज हम इसी सेफ्टी सेमिनार की एक कड़ी जोड़ के आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट डिविजन्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कितने तरह से क्या क्या कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सर कि आपने अपने कीमती समय से हमारे डिविजन को ये समय दिया और आज आप यहाँ प्रस्तुत है हमें प्रोत्साहित करने के लिए ताकि हम ये स्कीम ठीक से आगे इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू सर। करते हैं अनसिग्नल मूवमेंट के दौरान यदि कोई काटे सेट क्लैंप और तालित करने के बाद उसके बाद लाइन क्लियर देने के बाद सही अथॉरिटी जारी करते हैं। सर हम अथॉरिटी जारी करते समय सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का भ्रम न हो, इसीलिए वो सरल और स्पष्ट भाषा में जारी करते हैं। हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि अथॉरिटी पूरी और सही तरह से भरी जाए ताकि हम पंक्चुअलिटी मेंटेन कर सकते हैं। यह करने से यदि उस गाड़ी में हॉट एक्सल या फ्लैट टायर जैसी कोई दुर्घटना हो तो वो हम पहले से ही टाल सकते हैं। अगर कोई लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर सिग्नल एक्सचेंज नहीं करते हैं तो हम उनसे VHF के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। यदि वो भी ना हो सका तो हम अगले स्टेशन के स्टेशन स्टाफ को सूचित कर उनकी गाड़ी को रोककर एक मेमो भी देते हैं। सर हम पंक्चुअलिटी और सेफ्टी में जब भी चयन करना पड़े हमेशा सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हमेशा ब्लॉक नियमों का कड़ाई से पालन करें और रेलवे की सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। धन्यवाद। सर मैं एक परिवहन निरीक्षक TI हूँ। मेरा मुख्य कार्य गाड़ियों का संचालन, संरक्षा और सुरक्षा के साथ निगरानी और निरीक्षण के साथ है, जिससे सुरक्षा की सुनिश्चित की जाए। सर मेरे द्वारा समय समय पर रेलवे सुरक्षा नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की अनुपालना की सुनिश्चित भी की जाती है, जिससे सुरक्षा नियमों की अवहेलना न हो। सर समय समय पर मेरे द्वारा सुरक्षा की सुनिश्चित के लिए स्टेशन, यार्डों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण, नियमित निरीक्षण भी किया जाता है। सर मेरे द्वारा ट्रेन चालक दल कर्मियों, स्टेशन कर्मियों के लिए समय समय पर सेफ्टी सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है और खुद मैं सर सुरक्षा अभियानों में हिस्सा भी लेता हूँ। सर मेरे द्वारा समय समय पर ट्रेनों और सेफ्टी उपकरणों की उचित रखरखाव की सुनिश्चित भी की जाती है। सर मेरे द्वारा मंडल स्तर से आए हुए सुरक्षा प्रपत्र, परिचालन प्रपत्रों का मैं खुद गहन अध्ययन करता हूँ कि सभी स्टाफ को उसकी काउंसलिंग करता हूँ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर पूर्व में जो रेलवे में घटित दुर्घटनाएं हुई हैं, मैं उनका सेल्फ स्टडी करके मैं अपने सभी सहकर्मियों को उसके बारे में बताता हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो। कभी भी सर दुर्घटना होती है तो मैं ऑन द स्पॉट पहुंचकर वहां पर सभी साथियों को जुटाता हूं, उनकी रक्षा करता हूं और सर मेरे द्वारा ट्रेन को रिस्टोर करने में जो ठोस कदम है मैं उनको भी उठाता हूं। सर हम ट्रेन निरीक्षक सुरक्षित और कुशल आवाजाही के लिए सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ट्रेन मैनेजर हूँ, मैं गाड़ी की प्रोटेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ। सर मैं यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करता हूँ, जैसे कि स्टेशन से चलने से पहले यात्रियों को गाड़ी में चढ़ जाने की इंश्योर करता हूँ। सर मैं आपातकाल परिस्थिति में गाड़ी की सुरक्षा करता हूँ। अगर किसी कारणवश गाड़ी की दुर्घटना हो जाए या हो जाती है तो सबसे पहले मैं बगल की लाइन की सुरक्षा
पटाखों के द्वारा 600, 610, 10 मीटर की दूरी पर लगाकर करते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में हम अपनी गाड़ी की बचाव 90, 10 की मीटर की दूरी पर पटाखे लगाकर करते हैं। सर, मैं ट्रेन आगमन और प्रस्थान प्रक्रियाओं में लोको पायलट, स्टेशन कर्मचारियों और गेटमैन के साथ हाथ सिग्नल का आदान प्रदान करता हूँ, जिससे गाड़ियों की अदल-बदल पता चल जाए। सर, मैं कभी कभी घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार देने का कार्य करता हूँ, विशेषकर ध्यान रखता हूँ। सर, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि रेल की सुरक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर। और आज हम लोड स्टेबल से संबंधित संरक्षा के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जिम्मेवारी पद है जो लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक और गाड़ियों की सुरक्षित लोड स्टेबल और संटिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर, मैं संटिंग के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा दी गई संटिंग अथॉरिटी T806 को लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को देने से पहले फॉलिंग मार्क सुनिश्चित करता हूँ तथा उससे संबंधित पॉइंट को विरुद्ध दिशा में सेट कर क्लैंप में पैडलॉक करता हूँ। उसके बाद T806 को ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट को देता हूँ। उसके बाद लोको पायलट से गाड़ी का प्रेशर ड्रॉप करवाता हूँ, जिससे पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है। उसके बाद गाड़ी के दोनों साइड से 6 डिब्बे का हैंड ब्रेक बांधता हूँ और उसका नंबर नोट कर लेता हूँ। उसके बाद गाड़ी के दोनों तरफ से बाहरी चक्के में दो रेट्रो रिफ्लेक्टिव पट्टी वाली लकड़ी के गुटके लगाता हूँ, जो रात में रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद गाड़ी के दोनों तरफ अंतिम चक्के में सेफ्टी चैनल ताले लगाते हैं। ताले पर नंबर लिखा होता है, जिससे स्टेशन मैनेजर को पता चलता है कि कौन सा सेफ्टी चैनल ताले कहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह से गाड़ी को सिक्योर करते हैं ताकि गाड़ी रोल डाउन ना हो सके। सर, इसके अलावा हैंड पॉइंट पर पॉइंट को मैनुअल रूप से ऑपरेट कर संरक्षा पूर्वक सेंटिंग करता हूँ तथा पॉइंट पर क्रॉसिंग से संबंधित ट्राली को अपने सीनियर को रिपोर्ट करता हूँ। मैं सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन करता हूँ। सर, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि रेल से संबंधित सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद सर। मेरा नमस्कार। मैं CMW टेक्नीशियन आपको ट्रेन पार्टिंग से संबंधित सुरक्षा एवं सावधानी के बारे में बताना चाहता हूँ। सर, ट्रेन की चलित अवस्था में 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाना ट्रेन पार्टिंग अथवा ट्रेन अनकम्प्लीट कहलाता है। ट्रेन पार्टिंग होने के प्रमुख कारण है, जैसे कि लोको पायलट द्वारा ट्रेन की चलती अवस्था में झटका देना, CBC के पुर्जों का घिस जाना तथा नकल एवं CBC के मटेरियल खराब होना। सर, ट्रेन पार्टिंग की रोकथाम के लिए भुसावल मंडल के सिक लाइन में सुरक्षा एवं सावधानियां ली जाती हैं, जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से CBC के सभी पुर्जों को विजुअल पद्धति के द्वारा क्रैक तथा क्षतिग्रस्त होने हेतु हम गहन परीक्षण करते हैं। सर, कंटूर गेज नंबर 1, कंटूर गेज नंबर 2 के द्वारा हम CBC का गेजिंग करके नकल, लॉक पीस तथा CBC गार्ड आर्म में घिसाव को चेक करते हैं। सर, घिसी हुई नकल, लॉक पीस तथा घिसी हुई गार्ड आर्म वाली CBC को हम बदली करते हैं। सर, ट्रेन के वैगनों में अनकपलिंग की रोकथाम के लिए हम CBC एंटी क्रिप टेस्ट करते हैं तथा क्षतिग्रस्त हुई एंटी क्रिप लग वाली CBC एवं रोटरी लीवर असेंबली को हम बदली करते हैं। टेक्नीशियन हूँ। मैं ऑटोमोटिव से संबंधित सुरक्षा और सावधानी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ऑटोमोटिव के मुख्य कारण होते हैं बेरिंग के दोष, जिसमें मुख्य रूप से बेरिंग से असाधारण आवाज आना, बेरिंग में असाधारण प्ले होना, बेरिंग का जाम होना, बेरिंग से ग्रीस का रिसाव होना, बेरिंग के पार्ट कर्व, ग्रीस आदि में टूट-फूट होना। इन कारणों से हॉट एक्सल होता है। हॉट एक्सल के मुख्य लक्षण होते हैं, जब किसी वैगन के बैरिंग में हॉट एक्सल होता है तो उससे धुआं निकलता है, EM प्लेट जलने लगता है एवं उससे असाधारण आवाज आती है। ऐसी स्थिति में गाड़ी को रोका जाता है। गाड़ी को रोकने के बाद ट्रेन मैनेजर व लोको पायलट द्वारा हॉट एक्सल को कंफर्म किया जाता है। हॉट एक्सल कंफर्म करने के बाद में उस वैगन को हम रेक से अलग करते हैं। रेक से अलग करने के उपरांत उस वैगन का हम व्हील चेंज करते हैं, तभी इसे हम रेक में लगाते हैं। हम RR डिपो भुसावल में हॉट एक्सल को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां लेते हैं, जिसमें हम बेरिंग के साथ फिट किए जाने वाले डॉक्टरों का घिसाव चेक करते हैं एवं घिसे हुए डॉक्टर को बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त हम बेरिंग के एक्सल एंड टेप स्क्रू को 40 kg मीटर से टाइट करते हैं
जिससे कि हमारा स्क्रू खुले ना। इसके अतिरिक्त हम बेरिंग की जांच करते हैं और बेरिंग में खराब है हम किसी ऐसे बेरिंग का उपयोग हमारे वैगन्स में नहीं करते जो ओवरऑलिंग के लिए ड्यू होता है। इसके अतिरिक्त हम बेरिंग के इष्टतम उपयोग के लिए बेरिंग की ओवरऑलिंग पीरियोडिसिटी को वैगन की रिटर्न डेट से मैच कराकर बेरिंग में फिट करते हैं। खराब होना, स्लग के जेकर को खराब होना, रंगिंग पुर्जे का जाम होना, क्षतिग्रस्त होना। सर, ब्रेक बाइटिंग एक गंभीर समस्या है। इसे रोकथाम हेतु भूसावल यार्ड में बैगनों को रेत का गहन परीक्षण किया जाता है। सर, ब्रेक बाइटिंग के मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चलती हुई ट्रेन में चक्के से धुआं निकलना, ब्रेक ब्लॉक जलने की गंध आना, चक्के से असाधारण आवाज आना, ट्रेन का जाम जाना इत्यादि। इसे ऑन ड्यूटी गेटमैन, पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, पाथवे पे कार्यरत कर्मचारी के द्वारा देखा जाता है। देखने के उपरांत लाल झंडी दिखाकर, रात में लाल टॉर्च दिखाकर रोका जाता है। रोकने के पश्चात लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड के द्वारा उस ब्रेक बाइटिंग वैगन करते हैं। चेक करने के उपरांत वैगन को रिलीज एवं आइसोलेट करके ट्रेन को आगे ले जाते हैं। सर, ब्रेक बाइटिंग एवं आइसोलेट की विधि की जानकारी हेतु लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड को भूसावल ZRTI के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, खासकर CNW BTC के द्वारा लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट गार्ड एवं पॉइंट्समैन को ब्रेक बाइटिंग जैसे विषयों पर अधिक ट्रेनिंग दी जाती है। सर, ब्रेक बाइटिंग न हो इसके लिए हम ROS डिपो एवं यार्ड एग्जामिनेशन के कर्मचारी प्रतिबद्ध है। थैंक यू सर, धन्यवाद। मेरे सभी रेल कर्मियों को नमस्कार। मैं वनिता देवी, टेक्नीशियन फर्स्ट। मैं आज यहाँ सर डिरेलमेंट से संबंधित सावधानियों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। डिरेलमेंट यह एक गंभीर रेल दुर्घटना है जिसके परिणाम स्वरूप जीवित हानि होने की संभावना होती है तथा रेल संपत्ति का बड़ी मात्रा में नुकसान होता है। डिरेलमेंट के कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे लोको पायलट की लापरवाही, ट्रैक डिफेक्ट, व्हील डिफेक्ट एवं कोच एवं वैगन डिफेक्ट। वैगन डिफेक्ट से संबंधित खामियों को दूर करने हेतु उनका गहन परीक्षण, अनुरक्षण एवं मरम्मत करने का कार्य हमारे ROS डिपो भूसावल में किया जाता है। बोगियों के गहन परीक्षण हेतु उनकी जांच की जाती है। अनदेखी सतहों के जांच हेतु मिरर टेस्टिंग का उपयोग किया जाता है। इसके साथ अति सूक्ष्म क्रैक के जांच हेतु डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, यह तकनीक का उपयोग किया जाता है। बोगियों में फिट किए जाने वाले स्प्रिंगों को उनकी ऊंचाई के अनुसार ग्रुपिंग कर उनको बोगियों में फिट किया जाता है। बोगियों की घिसी जाने वाली सतहों का परीक्षण करने हेतु RDSO द्वारा प्रमाणित गेजों का उपयोग किया जाता है और उनकी जांच आता है। इसके अलावा सर, हमारे CNW साइडिंग की ओर से डिरेलमेंट के कुछ और भी कारण हो सकते हैं। उसकी रोकथाम हेतु हमारा विभाग कार्य करता है, जैसे कि हॉट एक्सेल, फ्लैट टायर, ब्रेक बैंडिंग, हैंगिंग के विभाग से चलती गाड़ी का परीक्षण किया जाता है और इनके रोकथाम हेतु कि डिरेलमेंट ना हो इसलिए उनका परीक्षण किया जाता है। इस तरह से सर, हमारा ROS डिपो डिरेलमेंट जैसी गंभीर रेल दुर्घटना के रोकथाम हेतु अथक प्रयास एवं परीक्षण कर रहा है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आगे भी करता रहेगा। धन्यवाद। एवं समस्त अधिकारीगण को मेरा प्रणाम। सर, मैं लोको पायलट सेंटर, आज मैं सेंटिंग के दौरान रखी जाने वाली सावधानी के बारे में बात करूंगा। सर, हम सेंटिंग कार्य करने से पूर्व सभी निर्देशों को समझते हैं तथा सेंटिंग सुपरवाइजर की देखरेख में ही सेंटिंग करते हैं। सर, ये जिम्मेदारी इसलिए गति पर नियंत्रण रखते हैं। सर, ये संयम भरा कार्य है, इसलिए इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं अपनाते हैं। अपने सिग्नल के संकेत को दोहराते हैं। जहां सिग्नल रहित व्यवस्था है वहां पर पॉइंट्समैन के द्वारा हाथ सिग्नल दिखाए जाने पर आगे बढ़ते हैं।
शंटिंग के दौरान जुड़े सभी ब्रेक प्रणाली कार्यरत होना सुनिश्चित करते हैं। कपलिंग जोड़ने से पहले 20 मीटर पहले रुकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कपलिंग पर लेते हैं। इंजन को अनबैंड नहीं छोड़ते हैं। लोगों को स्टेबल करने के लिए ट्रेन ब्रेक, लोको ब्रेक, हैंड ब्रेक के साथ साथ बाहरी चक्कों में लकड़ी के गुटके भी लगाते हैं। शंटिंग केवल अगले कैप से ही करते हैं। सर, हम लगातार उपरोक्त नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं और आपको ये सूचित करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से हमारे मंडल में लोको रोल डाउन तथा बम्पिंग का कोई मामला घटित नहीं हुआ है। साथ के साथ पॉइंट टूटने की घटनाओं में भी काफी कमी आई है। धन्यवाद। हाँ, मैं एक लोको पायलट हूँ और पैड के विषय में आज आपसे विचार रखने की अनुमति चाहता हूँ। सर, यह स्वीकार्य तथ्य है कि हम में से कोई नहीं चाहता कि स्पैड हो, लेकिन ये दुर्घटना हो जाती है। स्पैड जैसी घटनाओं के कारण ऐसी घटनाएं मालवी जैसे सिग्नलों में अनदेखी करना, अगला सिग्नल मिलने वाला है इसका अनुमान लगाना, सिग्नलों के बारे में कंफ्यूज होना और सिग्नल का लोकेशन सही तरह से ध्यान न होना और ब्रेक जजमेंट में फेल होना, इन पर नियंत्रण रखने हेतु हमारे मंडल में उसको त्रुटिहीन प्रभावी बनाना, कंफ्यूजन सिग्नल उनके बारे में विशेष जानकारी देना और ब्रेकिंग टेक्निक को सुधारना। सर, हम लोगों ने जब से प्रभावी सिग्नल कॉल आउट करना शुरू किया है तब से हमारे डिवीजन में तब से एक भी घटना नहीं हुई कि जिसके लोगों पायलट को मालूम ही नहीं कि मैंने रेड सिग्नल पार कर चुका है। इसी तरह से सर, जब से हमने एक पहला सिग्नल पर गाड़ी की गति घटाकर कुछ हद तक कम किया है और सिग्मा बोर्ड पर ही आधार बनाकर रोक सिग्नल के पहले गाड़ी खड़ी करने का प्रण लिया है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने पर्याप्त विश्राम और हमारी खुद की निजी शैली में भी बहुत बदलाव लाए हैं, किंतु पर्याप्त नहीं, अभी भी चुनौतियां बहुत शेष है। हमें विश्वास है कि हम जल्दी इन पर विजय हासिल करेंगे। तो मेरा प्रणाम। मैं एक सहायक लोको पायलट हूँ और आज के इस सेमिनार में स्पैड रोकने के लिए सहायक लोको पायलट की जो भूमिका होती है मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। सर, हमारा मुख्य कार्य गाड़ी संचालन के दौरान लोको पायलट को सहायता करना एवं ड्राइविंग संबंधी गतिविधियों पर नजर रखना है और समय पर उसे काउंटर करना है ताकि हमारे लोको पायलट सर शून्य त्रुटि के कठोर मापदंड पर खरे उतर सके। सर, हमने अपने रिएक्शन टाइम को लॉबी में लगाए डेमो उपकरण से उन्नत किया है क्योंकि गाड़ी ब्रेकिंग के दौरान एक पल का भी क्या महत्व है यह हम जानते हैं। सिग्नल बुकलेट और एफएसडी की मदद से अब कोई भी सिग्नल हमसे छूटता नहीं है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का किस स्थान पर और कब प्रयोग करना है यह हमें मालूम है, जिससे हम समय पर एक्शन लेने में सक्षम हैं। सर, म्यूचुअल कोऑपरेशन और कॉमन एम के लिए समर्पित कैब क्रू अब एक टीम भावना से कार्य करते हैं। हमने वर्किंग कल्चर की यह भावना का संचार निश्चित रूप से हमारे लोको इंस्पेक्टर्स के इफेक्टिव काउंसलिंग से ही हो पाया है। सफर अभी जारी है। थैंक यू। मैं स्पैड रोकने हेतु सीएलआई की भूमिका के विषय में बात करना चाहता हूँ। सर, हमारा कर्तव्य है कि हमारा कार्य उन्हें मौजूदा रोलिंग स्टॉक तथा गाड़ी परिचालन संबंधी नवीन आदेश और निर्देशों की जानकारी देना होता है। हम बार बार मॉनिटरिंग तथा काउंसलिंग के द्वारा उन्हें कार्यशैली से त्रुटियां बनाने का प्रयास करते हैं और उनको पंक्चुअल सेफ्टी के साथ कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित भी करते हैं। हम सभी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रेगुलर स्टडी, इंटेंसिव जांच एजेंसी तथा उत्तम नेतृत्व शैली पर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता होती है। सर, सब जानते हैं कि एक सुपरवाइजर प्रशासन और स्टाफ के बीच में एक बफर का रोल निभाते हैं। इसके फलस्वरूप हम एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर, इस मिशन से हमारा रनिंग स्टाफ का परिवार भी हमें मिशन में रुचि दिखा रहा है। सर, हमारे मंडल में पिछले कुछ साल हमने स्पैड रोकने के कई कदम उठाए, जिसके फलस्वरूप आइडेंटिफाइड रीजन से होने वाले मामले के पुनरावृत्ति रोकने में हम सफल हुए हैं। सर, हम जैसे सिग्नल सुधारों, शॉर्टकटी विधियों के त्याग पर जोर दिया है, जिससे हमारा सिस्टम और कर्मचारी में विश्वास बना है। हालांकि सर, हमने कुछ उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी है, जिस पर सर हमने काम करना आरंभ कर दिया। हम
काम करना आरंभ कर दिया। सर, हम संकल्प करते हैं हमारा टीआरओ को विश्वास जो रेलवे को पंक्चुअल सेफ गाड़ी परिचालन उपलब्ध करा। सदर प्रणाम। मैं एसएससी पीवे यार्ड में जेईस पद पर कार्यरत हूँ सर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रेलकर्मी हमेशा रेल पथ पर काम करते रहते हैं, तो हमारे रेलकर्मी हमेशा लाइव कंडक्टर के संपर्क होने के खतरे में रहते हैं सर। तो हम उनको ये हिदायत देते हैं कि हमेशा सतर्कतापूर्वक कार्य करें। हमेशा सतर्कतापूर्वक कार्य करने के लिए जैसे ही कभी कभार हमें रेल पर कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, तब हमें रेल कट करने की ज़रूरत होती है। तो हम उस समय दोनों रेल सुरों को जम्पर से कनेक्ट करने के बाद ही हम वो रेल कट करते हैं, जिससे कि रिटर्न करंट जो है उससे हम बच सके। इसी तरह जब हम लाइव ओएच के 2 डब्ल्यू रद्द करके ही हम अपना काम समाप्त करेंगे सर। ऐसे ही रेल पथ के आजू बाजू जो भी पेड़ भुसावल यार्ड में कीमैन के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा पॉइंट है बैलास्ट ट्रेन से गिट्टी अनलोडिंग के समय जो सतर्कता, सावधानी और सुरक्षितता अपनाई जाती है, उसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूँगा। सर, ये बीटी अनलोडिंग हम लोग गिट्टी अनलोड करते हैं वह ब्लॉक में ही करते हैं और जेई पीवे की देखरेख में ही करते हैं। सर, बीटी का ब्लॉक लेने से पहले हम लोग बीटी वैगन के सभी दरवाजों की अच्छी तरह जांच करते हैं। जो दरवाजे खुल नहीं पाते हैं उनको मार्किंग करते हैं और ऐसे वैगन को हम लोग ब्लॉक में नहीं खोलते हैं। सर, ब्लॉक के समय 3 से 5 kmph की गति से बीटी चलाया जाता है, जिसमें हम लोग सभी दरवाजे अच्छी तरह से खोलकर एक समान रूप से गिट्टी अनलोड करते हैं। सेक्शन में आवश्यकता अनुसार गिट्टी अनलोड किया जाता है। सर, पॉइंट, कर्व और क्रॉसिंग पोर्शन में विशेष सावधानी बरतते हैं। सर, एसीजे और लेवल क्रॉसिंग में जो गिट्टी आ जाता है उसको स्टाफ द्वारा तुरंत हटाया जाता है। अपना ट्रेन संचालन सुचारू रूप से करता है और बीटी के ब्लॉक के बाद अगर किसी वैगन में गिट्टी एक तरफ बच जाता है, अनइवन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टाफ वहाँ पर उसको समतल करके और सावधानीपूर्वक सुरक्षित बीटी को आगे भेजता है। धन्यवाद सर। एसएससी यार्ड में ट्रॉलीमैन के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं रेल ट्रॉली के कार्य संबंध में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा, जिसमें सावधानियाँ और कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सर, रेल ट्रॉली का काम जब भी हम करें तो सुनिश्चित खंड में जब भी हम करें सर, उसके अंदर हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले कि एक दिन पहले उसका एक सर्वे होता है सर, और उसके अंदर आने वाली कठिनाइयों को देखा जाता है कि गिट्टी के ढेर है या ब्रिज है या कुछ गड्ढा वगैरह है, तो सर उसको पहले एक दिन पहले ही उसी को क्लियर करके, क्योंकि अगले दिन हमें काम करना है तो हमारा काम सही और सरल रूप से हो सके। अगले दिन जैसे हम जब कार्य की शुरुआत करेंगे तो कम से कम चाबीदार की निगरानी में, जिसके पास सक्षमता वैध प्रमाण पत्र हो, ऐसे बंदे की निगरानी में ही कार्य किया जाना चाहिए। जब हम कार्य करें तो कार्य का ध्यान रखें कि कम से कम 1200 मीटर की दुष्टता साफ हो, तभी हम रेल ट्रॉलियों को चलाया जा सकता है सर। और जब भी रेल ट्रॉलियाँ सुनिश्चित कर लिए जाए, जब रेल ट्रॉली का जो भी भाग है हम पहले सुनिश्चित करेंगे कि वो रेल शेष भाग की तरफ हो कि तरीके से उतारा जा सके। जब भी ये सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद 30 मीटर पे एक बाउटर रेल ट्रॉली से आगे रहेगा और 1200 मीटर पे एक बाउटर 10 मीटर के अंतराल पे डेटोनेटर रखेगा और एक संकेत देगा 30 मीटर वाले साथी को, और वो हमें संकेत देगा कि रेल ट्रॉली को बाहर कर लिया जाए। जैसे ही बाहर कर लिया जाएगा, वो एक संकेत वापस उसको देगा, वो डेटोनेटर हटा लेगा। इस तरह से गाड़ी को पास किया जाएगा और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जाएगा, जिससे कि रेलवे में होने वाली जीवित हानि और रेलवे को होने वाली वित्त हानि से बचाया जाएगा। धन्यवाद सर। अधिकारी, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सादर प्रणाम। आज मैं यहाँ पे दृश्यता बाधित होने पर ट्रैक में कार्य करते समय ली जाने वाली सावधानियों के बारे में आपको देने वाली सूचना मिलने पर गाड़ी की तरफ ध्यान
ध्यान रखना आवश्यक होता है। सर कई बार कार्यस्थल पर कोई धुलाई, कटिंग, कोहरा होने की वजह से दृश्यता बाधित होती है, यह आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। जहाँ कार्यस्थल के तरफ आने वाली गाड़ी कम से कम 600 मीटर दूरी पर दिखाई नहीं देती है, वहाँ मेट का और एक ट्रैक मेंटेनर बाउटी के साथ भेजना जाना चाहिए, जो कि लुकआउट मैन का वर्क कर सके। दोहरी लाइन पर आने वाली गाड़ी की दिशा में लुकआउट गाड़ी आ रही है, वह बाउटा और सीटी के माध्यम से गैंगमेट को गाड़ी की सूचना देना। गैंगमेट सही समय पर गैंग की सूचना देना, जिससे सभी कर्मचारी गाड़ी को आने से पहले ट्रैक से बाहर जा सके। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर कार्यस्थल से कम 600 मीटर की दूरी पर पोर्टेबल हूटर लगाना चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी जैकेट पहनना, ड्यूटी पर सेफ्टी जैकेट पहनकर ड्यूटी पे आना चाहिए। कार्यस्थल पर मोबाइल या ईयरफोन का यूज न करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। आज संचार संगोष्ठी में ओएचई टावर वैगन के कार्य और ओएचई सुपरवाइजर के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ओएचई टावर वैगन टीआरडी डिपार्टमेंट का सबसे महत्वपूर्ण ब्रेकडाउन एवं अनुरक्षण व्हीकल है, जो कि एक सक्षम लोको पायलट द्वारा चलाया जाता है। अन्य गाड़ियों के संचालन की तरह यह भी उन्हीं मानकों के सर्वप्रथम टावर वैगन निकालने पर सबसे पहले दैनिक उनकी जांच की जाती है, जैसे कि रेडिएटर में पानी है कि नहीं, इंजन ऑयल है कि नहीं, और ड्रेन वाल्व इत्यादि की। उसके पश्चात सुपरवाइजर द्वारा ऑन ड्यूटी केबिन मास्टर को 1708 एनेक्सर है जो लाइन क्लियर के लिए दिया जाता है। फिर वहाँ से 1708T मिलने के बाद में खंड में जाया जाता है। साथ में टावर पे TR01 रहता है, टेक्नीशियन को TR02 रहता है, सुपरवाइजर को TR03 रहता है एवं टावर वैगन चालक को TR04 रहता है। खंड में जाने के बाद जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ टीपीसी को रिक्वेशन किया जाता है पावर ब्लॉक के लिए। पावर ब्लॉक कहने का प्राइवेट नंबर के साथ में एक्सचेंज करने के पश्चात फिर उस खंड को जिसमें कार्य करना है उसको अर्थिंग के साथ में टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले रेल अर्थिंग को कनेक्ट किया जाता है क्लेम से। ओएचई सुपरवाइजर का कार्य रहता है कि अन्य विभागों के जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है ना, ओएचई के बारे में अन्य कार्य न हो सके और उनकी जान माल की क्षति न हो सके। और साथ ही हमारे टीआरडी विभाग का उद्देश्य है कि हम कि अपनी गुणवत्ता बनाए रखें, जिससे कि हमारी ट्रेन संचालन में किसी तरह की पंक्चुअलिटी पर विपरीत प्रभाव न पड़े। धन्यवाद। फ्रिज, टीवी, गीजर, ज़्यादातर सर इलेक्ट्रिक गीजर के अंदर अपने करंट आने का या सप्लाई डिस्कनेक्ट होने का डर है। अगर अपना अर्थिंग प्रॉपर है तो उस तरह से अगर मान लो कभी गीजर है उसके अंदर कुछ फॉल्ट होता है तो तार के जरिए से जमीन में चला जाता है, इसलिए अपने उपकरणों का भी सुरक्षा हो सकती है और जान की भी सुरक्षा होती है। इसीलिए हमारे डिवीजन में समय समय पर सेफ्टी ड्राइव चलाकर अर्थिंग चेक करने का कार्य करते हैं। अगर कभी अर्थिंग में खराब या पुरानी पाई जाती है तो उसे नए मेंटेनेंस फ्री का उसके जगह पर नए मेंटेनेंस फ्री की अर्थिंग लगाई जाती है। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सिग्नलिंग के दृष्टि से इंडोर गियर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जहाँ तक रिले रूम का संबंध है, रिले रूम संरक्षण से की दृष्टि से भी अति संवेदनशील है। इसलिए इसको जब भी किसी रखरखाव के लिए या फिर अल्ट्रेशन के लिए खोला जाना होता है, उस नियमों का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। इस संगोष्ठी में मैं उसी नियमों के ऊपर चर्चा करूंगा। सबसे पहले सभी एसएनटी स्टाफ को काउंसिल किया गया है कि जब भी रिले रूम का ओपनिंग का किसी कार्य के लिए करना हो तो वो कम से कम समय के लिए करें तथा इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो, जाकि जो कि हम कामों को क्लब करके उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। उसके बाद ये किसी एक विभाग द्वारा रिले रूम ओपन करना संभव नहीं है, क्योंकि रिले रूम को 2 ताले लगे होते हैं, एक की चाबी ऑपरेटिंग के पास और दूसरी एसएनटी के पास होती है। जब भी रिले रूम खोलने की ज़रूरत होती है तो एसएनटी स्टाफ सिग्नल कंट्रोल से एक प्राइवेट नंबर लेता है और उस प्राइवेट नंबर को स्टेशन में रखे हुए रजिस्टर में एंट्री करता है। बाद में स्टेशन मास्टर अपने सेक्शन खंड नियंत्रक को
बताते हैं कि यहाँ रिले रूम खोली जा रही है और तत्पश्चात वो चाबी हैंडओवर करते हैं, उसके बाद रिले रूम खोला जाता है। जैसे ही रिले रूम खोला जाता है, रिले रूम के डोर पर एक स्विच लगा होता है जो डेटा लॉगर से कनेक्टेड है। उसके द्वारा तुरंत उस समय रिकॉर्ड कर दिया जाता है और डेटा लॉगर के द्वारा कंसर्न जो जेई एसएससी और अधिकारी है उनके मोबाइल पर, अपने अपने मोबाइल पर मैसेज जाता है कि स्टेशन पर रिले रूम खोला गया है। उसके पश्चात जैसे ही काम पूरा हो जाता है, काम कंप्लीट होने के बाद यही प्रोसीजर दोबारा दोहराई जाती है। इसका मतलब जब भी रिले रूम का दरवाज़ा बंद किया जाता है, तुरंत सभी लोगों के मोबाइल में मैसेज जाता है कि रिले रूम का दरवाज़ा बंद हो गया है और इसकी एंट्री की रजिस्टर में मास्टर द्वारा चाबी रिसीव की जाती है और सेक्शन कंट्रोल को इसकी सूचना दी जाती है। इसके बाद हर 24 घंटे में सिग्नल कंट्रोल में रिले रूम की रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसको रिले रूम में ये रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब किसी जीएसयू या कंस्ट्रक्शन या और एजेंसी द्वारा कार्य किया जाता है। ये सब एजेंसी किसी कॉन्ट्रैक्टर के लेबर के साथ या कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के साथ भी काम करती है। इसलिए जब भी किसी जीएसयू कंस्ट्रक्शन को ये कार्य करना होता है रिले रूम में, तो वो सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम बनाकर, काम का नेचर क्या होगा वो उसे ओपन लाइन अधिकारियों के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। कंस्ट्रक्शन के सुपरवाइजर को सिग्नल कंट्रोल द्वारा प्राइवेट नंबर एक्सचेंज किया जाता है। साइट में रखे हुए एक रजिस्टर में जीएसयू या कंस्ट्रक्शन का स्टाफ उसमें एंट्री करता है कि आज उसका काम का प्लानिंग क्या है, कौन कौन क्या काम करेगा, और काम खत्म होने के बाद इस तरह से फुल प्रूफ सिस्टम अपने यहाँ बनाया गया है और इसकी जांच हर इंस्पेक्शन में सुपरवाइजर और ऑफिसर द्वारा की जाती है। रिले रूम में नहीं हो सकता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एक इलेक्ट्रिक से समय किन सावधानियों को बरतना है इस विषय के बारे में चर्चा करूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज रेल नेटवर्क पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, तो ऐसे इलेक्ट्रीफाइड एरिया में कार्य करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो चलिए जानते हैं हम अनुरक्षक हमारा अनुरक्षण का कार्य आरई एरिया में करते समय किन सावधानियों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हम जब भी अनुरक्षण का कार्य करते हैं तो कुछ पीपीईज जैसे कि सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट्स, इंसुलेटेड हैंड ग्लोव्स, इन सब का प्रयोग करके अपनी सुरक्षितता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा यह कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी टूल्स हो वो इंसुलेटेड रहे। दूसरे नंबर पर आता है सेफ क्लियरेंस। हमारा जो भी सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन का कार्य होता है उसे हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए ही पूरा करते हैं। यदि कोई सिग्नल पोस्ट ओएचई मास्क को इन्फ्रिंज कर जाता है तो ऐसे समय हम वहाँ पर सुरक्षात्मक जाली लगा देते हैं। अगर किसी कारणवश ऐसी सुरक्षात्मक जाली लगाना पॉसिबल नहीं हुआ तो वहाँ पर हम सतर्कता बोर्ड का प्रोविजन करते हैं और हमारे साथ साथ अन्य रेल कर्मियों की भी सुरक्षितता सुनिश्चित करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अवेयरनेस ऑफ रिटर्न करंट। ओएचई के रिटर्न करंट से बचने के लिए हम रेल ट्रैक पर चलते समय किसी भी मेटालिक वस्तुओं को अपने साथ कैरी नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं इन वस्तुओं के द्वारा ओएचई के रिटर्न करंट को एक सब्सिडियरी पाथ प्रोवाइड होता है जो कि हमारी सेफ्टी को हैम्पर कर सकता है। साथ ही साथ रेल ट्रैक पर बिछाए गए सभी ओएचई बॉन्ड्स सही है, टूटे हुए तो नहीं है, इसकी हम हर समय जांच करते हैं। इसके बाद जब भी हम अपना अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसी के साथ साथ हमारा हर सिग्नलिंग टूल और हर सिग्नलिंग इक्विपमेंट गुड वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, हम यह सुनिश्चित करते हैं और कंसर्न इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर अर्थिंग प्रोवाइड करके सर्किट के साथ साथ हमारी खुद की सुरक्षितता भी सुनिश्चित करते हैं। इन सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करके हम रेल नेटवर्क में होने वाले इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं तथा आरई एरिया में एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट का निर्माण कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आज गुड शेड्स और साइडिंग्स पर सेफ्टी के लिए जो हम कदम उठा रहे हैं और क्या क्या हमें इंश्योर करना चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले सर, लोडिंग के लिए जब भी कोई रेक प्लेस होता है तो हमको सबसे पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि जो वैगन की जो परमिसिबल कैरिंग कैपेसिटी होती है उससे अधिक उसमें माल लोड ना हो। उसके अलावा लोडिंग के दौरान जब भी हमाल उसमें लोडिंग करते हैं तब एक चीज़ और ये ध्यान रखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसमें अनइवन लोडिंग ना हो। अनइवन लोडिंग मतलब उसमें वैगन्स के चारों ओर समान तरीके से लोडिंग हो, एक तरफा लोडिंग ना हो
जो आगे चलकर किसी भी दुर्घटना को न्योता देगी। सेकेंडली हम आते हैं अनलोडिंग की तरफ। अनलोडिंग जो होती है वो गुड शेड्स और साइडिंग दोनों में होती है। तो जब गुड शेड्स में अनलोडिंग होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट हम ये इंश्योर करते हैं कि जब भी कोई रेक अनलोडिंग के लिए प्लेस होता है तो उसका पूरा का पूरा जो माल है, जो उसमें गुड्स है, वो गुड शेड और साइडिंग प्रीमाइसेस में ही पूरा अनलोड होना चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत साइडिंग्स में होती है बरसात के समय में। जब साइडिंग्स में टिपलर्स के माध्यम से अनलोडिंग की जाती है तो जो कोयला होता है वो बरसात के कारण गीला हो जाने की वजह से टिपलर्स पर वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है। सेफ्टी गाइडलाइंस के अनुसार टिपलर्स पर 150 डिग्री से लेकर 155 डिग्री तक उसको टिपल करने का जो निर्देश है वो फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो हमें सुनिश्चित करना है। उसके बाद सर फिर भी अगर वैगन टिपल करे, फिर भी अगर बच जाता है तो साइडिंग प्रीमाइसेस में ही उसको मैनुअल तरीके से साइडिंग स्टाफ द्वारा उसको। इसके अलावा सर इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि माल वैगन्स में नहीं हो, डिविजन्स की तरफ से असिस्टेंट ऑफिसर्स की जॉइंट कमेटी एक बनाई गई है जो निरंतर सारे साइडिंग्स में जाकर टिपलर्स का इंस्पेक्शन कर रही है। उसके अलावा इंस्पेक्टर्स लेवल और सुपरवाइजर्स लेवल्स पर भी ड्राइव्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं जो समय समय पर ड्राइव्स कंडक्ट कर रहे हैं और ऐसी जब भी कोई चीज़ दिखाई देती है तो तुरंत उसकी रोकथाम की जा रही है। उसके अलावा सीसीटीवी के माध्यम से भी हम इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमें आपको आश्वस्त कर के इस सेमिनार में आरपीएफ के तरफ से मैं टेस्ट पास के ऊपर बताऊंगा। टेस्ट पास इंग्लिश का एक कॉमन वर्ड है जिसको लीगल वर्ड के रूप में अगर हम देखेंगे तो उसका नाम है अतिचार। इसे साधारण बोलचाल की भाषा में अनाधिकृत प्रवेश के नाम से भी हम जानते हैं। रेलवे में टेस्ट पास एक आम समस्या है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हम देखते हैं आए दिन टीआरओ, सीआरओ संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो टेस्ट पास का ही एक हिस्सा है, जिससे हमारी पंक्चुअलिटी प्रभावित होती है तथा कई बार रेलवे को इसमें क्लेम भी देना पड़ता है। इसकी रोकथाम हेतु रेलवे एक्ट के माध्यम से रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत 147 के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति बिना प्राधिकार रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन, रेलवे लाइन या बिना प्राधिकार किसी भी रेल सीमा में प्रवेश करता है तो उसे 6 माह का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यह एक पेटी ऑफेंस है। अब हम ये देखेंगे कि इसके टेस्ट पास के कारण मुख्य तौर पे कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही, जल्दबाजी, पुरानी आदत, अशिक्षा। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि पारिवारिक झगड़ा होता है तो टेस्ट पास करके आ जाते हैं ट्रेन के सामने, या फिर कर्ज बाजारी, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का है कुछ बाउंड्री वॉल की कमी, अचानक ट्रेनों में हुए बदलाव। ऐसे समय में जैसे अनाउंसमेंट होता है कि अब ये गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आएगी तो लोग प्लेटफॉर्म से ही लाइन एफओबी का प्रयोग न करते हुए वो प्लेटफॉर्म कूद के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो इस तरह के इसका कारण मुख्य कारण के रूप में देखा गया है। टेस्ट पास रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसके लिए आरपीएफ के तरफ से जागरूकता अभियान चलाकर इसमें कमी लाई जा सकती है। मुख्य स्थानों पर इसके बारे में बैनर लगाया जाए, आजू बाजू के बस्तियों और रिहायशी एरिया में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाए जिससे लोग जागरूक हो सके। टेस्ट पासिंग संबंधी कानून से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसका प्लेटफॉर्म पर उद्घोषणा हो कि इसमें अगर कोई टेस्ट पास करता है तो इतना तक का दंड दिया जा सकता है। इसके बाद इसकी कुछ बुनियादी उपाय है। विगत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि रेल प्रशासन ने इस समस्या को बड़ा ही गंभीरता से लिया है। इसमें बहुतायत मात्रा में एक्यूबी, एफओबी, बाउंड्री वॉल और फेंसिंग के निर्माण में तेजी लाया है। अंततः आरपीएफ विभाग द्वारा ईमानदारी और सच्चाई के साथ कहना चाहूंगा कि विभाग द्वारा इस समस्या का उन्मूलन हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तारियां और दंड दिलाने की कार्रवाई जारी है। धन्यवाद सर।
सेमिनार के बाद एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम लेकर हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे रेलवे प्राइमरी स्कूल के आपके सामने प्रस्तुत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। हमारे प्रबंधक महोदय का आशीर्वाद। आज इस कार्यक्रम में जो सेफ्टी सेमिनार यहाँ किया और सभी डिपार्टमेंट्स में यहाँ उनका पार्टिसिपेशन देखने लायक था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उनके लिए आदरणीय महाप्रबंधक महोदय ने 25,000 का कैश प्राइज डिक्लेयर किया। साथ साथ अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट का जो मॉड्यूल कार्मिक विभाग द्वारा जिसके यहाँ प्रस्तुत किया गया था और स्कूल के बच्चे जिन्होंने यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी पेशकश की, उनके लिए भी रुपये 25,000 का कैश प्राइज सर ने डिक्लेयर किया है। सर, आप यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे। मुंबई से भुसावल आकर हम सभी को आशीर्वाद दिया। मैं पूरे मंडल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ आदरणीय डीआरएम मैम जिनके नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम हम लोग कर पाए सक्सेसफुली, इसके लिए मैं डीआरएम मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एडीआरएम ए सर, एडीआरएम टी सर जिनका हमेशा मार्गदर्शन हमें मिलता रहा, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। श्री प्रवीण सिंह जी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम जो यहाँ उपस्थित हुई इस कार्यक्रम में, जिन्होंने भाग लिया, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सीनियर डीएसओ साहब और उनकी जो सेफ्टी टीम जिन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छा एक सेफ्टी सेमिनार आयोजित किया, मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी यूनियन और एसोसिएशन के पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हुए, प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सभी डिपार्टमेंट्स की टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में प्यारे प्यारे बच्चे जिनकी यह प्रस्तुति थी इस कार्यक्रम में और उन्होंने इस कार्यक्रम को और ज्यादा खूबसूरत बना दिया, मैं उन्हें, उनके टीचर्स और पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय सर की अनुमति से आज का यह कार्यक्रम यहीं पर, जो भी हमारे बच्चे थे जिन्होंने यहाँ प्रस्तुति दी, उनके टीचर्स को निवेदन करता हूं कि कृपया शीघ्र ही मंच पर पहुंचे एक फोटो सेशन के लिए। कैमरे आ रहे पूरे, कैमरे आ रहे क्या? Thank you.
यहीं पर हो आप तो फिर से न्यूयॉर्क हो गया। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी इनका दिव्या कांबले। देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं।